वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड पार्ट पीएमएस 2021 जो 2022 में हेल्ड हुआ था उसका सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। और सिर्फ हमारा मकसद प्रीवियस एमसीक्यूज को डिस्कस करना नहीं है, बल्कि उन एमसीक्यूज से और क्या पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी हम साथ डिस्कस करते हैं। तो 52 एमसीक्यूज है। व्हेन वाज द फेडरल शरीयत कोड एस्टैब्लिश्ड? 1980 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ाया, उस वक्त मैंने बताया था आपको कि 1980 में प्रेसिडेंट जियाउल हक का मार्शल जो दौर था उसमें ये एस्टैब्लिश हुई थी। और जो इसके करंट अभी चीफ जस्टिस हैं, एक्टिंग चार्ज है उनके पास, सैयद मोहम्मद अनवर एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं इस वक्त। जो हमारे पास करंटली वर्क कर रहे हैं फेडरल शरीयत कोर्ट में, तीन जजेस सर्व कर रहे हैं। और यहाँ पर जो गुंजाइश है वो 8 जजों की गुंजाइश है, यानी कि 8 जज यहाँ मैक्सिमम अप टू 8 जजेस यहाँ पर काम कर सकते हैं। और इसको अस्टैब्लिश किसने किया था? मोहम्मद जियाउल हक ने। और 26 मई 1980 को इन्होंने इसको स्टैब्लिश किया था। और जो जियाउल हक है वो अगस्त के महीने में गालबन 17 या 18 अगस्त थी, उसमें एक जहाज जहाज क्रैश हुआ, उधर इनकी डेथ हुई थी बहावलपुर के मकाम पर। तो ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपसे। 53 एमसीक्यूज है। द 1965 वॉर लास्टेड फॉर हाउ मैनी डेज? यानी कि कितने दिन तक जंग लड़ी गई? तो वो स्टार्ट कब हुई है जी? जो 6 सितंबर 1965 जो हम डिफेंस डे बनाते हैं, और जो सीज फायर हो गई वो 22 सितंबर 1965 को हो गई। तो ये कितने हो गए? 12 और 4 16। 12 यानी कि 6 में से अगर हम 22 को माइनस करें तो ये हमारे पास कितने आ जाते हैं जी? अ, ये हमारे पास 17 डेज बन जाते हैं। किस तरह बनते हैं? ये आप इसको माइनस करें, 16 बनते हैं। ये ठीक हो गया। और 6 अभी हमने, क्योंकि इसमें से 16 को माइनस कर दिया, यानी कि 16 इसमें इंक्लूड हो गया, तो इसमें प्लस हम 1 कर लेंगे। तो 16 से 6 to 22, अगर आप इसको फिंगर्स पे काउंट करें तो ये 17 डेज बनते हैं। तो इसका डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। और जो डिक्लेरेशन हुई थी इसकी, ताशकंद जो माहिदा हुआ था 10 जनवरी 1966 को हुआ ये। और इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, वो मोहम्मद अयूब खान थे। और इंडिया में वो उस वक्त पार्लिमानी सिस्टम था, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, इनकी डेथ भी हुई। और ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। The zone of atmosphere in which the zone ozone layer is present, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो ओजोन ओजोन जो लेयर है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो वो जो ओजोन लेयर है वो स्ट्राटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो पूछ सकता है कि जो वेदर कहाँ पर अक्कर होता है? तो वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है। और इसकी जो हाइट होती है वो 0 से 12 किलोमीटर होती है, यानी कि ये पहली लेयर्स है। ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाता है स्ट्राटोस्फेयर, जो अभी हमने पूछा है। इसकी जो हाइट है वो 12 से 50 किलोमीटर है, और ये ओजोन लेयर में ये प्रेजेंट होती है। इसी तरीके से मेसोफेयर, ये 50 से 85 किलोमीटर है। और मेटोरस बर्न अप हेयर, यानी कि जो मेटोरस वो जो है खला के अंदर जो वो आते हैं, जो हमने जब सोलर सिस्टम पढ़ा, तो जो मेटोरस थे वो इसमें आकर बर्न होते हैं। थर्मोस्फेयर, ये 85 से 600 किलोमीटर की लेयर है।
और जो एक्सोस्फेयर है ये अबव 600 किलोमीटर है, और इसके बाद खलास स्टार्ट हो जाती है। ये आउटर मोस्ट मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है, जो इसकी एटमॉस्फेयर की होती है। तो ये इसकी लेयर्स है, ये हम देख लेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर ओजोन लेयर्स को हमने देखा है। अगर वो वेदर का पूछ लेता है आपसे, मेटोर्स बर्न कहाँ पर होते हैं, और जो आखिरी लेयर है वो कौन सी लेयर है, तो ये पॉसिबल जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो ये क्वेश्चन हैं। 55 MCQs बहुत इजी है। ए ट्रेन लेफ्ट स्टेशन एट 8:30 AM, यानी कि ये जो डिपार्चर है वो 8:30 AM है, और जो उसकी डेस्टिनेशन है वो 3:12 PM है। यानी कि जो अराइवल है वो 3:12, यानी कि 3:12 को 20 आवर्स में अगर हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि AM से किस में कन्वर्ट हो गया, PM। यानी कि ये सुबह के 8:30 है तकरीबन, और ये रात के बन जाते हैं, ये बन गए तकरीबन 3:12 PM हो गए, यानी कि ये AM से PM में कन्वर्ट हो गया, तो हमने उसको 15:12 लिख लिया है। ठीक हो गया। अब इसको हमने कन्वर्ट टू 20 और हमने इसको कर लिया है। अब इसका हम डिफरेंस देख लेंगे, 8:30 से 15, तो 8:35 से 4:35, ये तो सीधे सीधे 6 घंटे बन गए। ठीक है, ये शाम का टाइम हो गया, AM से PM में कन्वर्ट हुआ है ना। और अब 4:35 से 5:12, ये 37 मिनट बनते हैं, तो 6 और 37 मिनट बन गए। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है। कुछ इसको बस टेक्निक होती है आपको सॉल्व करने की, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू अर्थ। यानी कि जब मैंने आपको सोलर सिस्टम बनाया, ये उसमें बताया कि ये सूरज है, इसके गिर्द ये मुख्तलिफ जो है वो जो आपके स्टार्स हैं, सियारे हैं, वो गर्दिश कर रहे हैं। एक इनर लेयर थी, एक आउटर लेयर थी। उसमें वो मैंने सारा आपको बताया भी था कि कैसे याद करना है। तो ये उससे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे ही क्वेश्चन, यानी कि जो सोलर सिस्टम है उससे मुतल्लिक हैं ये। अगर वो लेक्चर्स अगर आपको देखें तो ये एमसीक्यू सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका जो वेनिस है वो करेक्ट आंसर है, जो अर्थ के करीब है। अब जो और पूछे जा सकते हैं, जो ट्रेडिशनल जो क्वेश्चंस है, नियरेस्ट प्लांट टू सन मरकरी है, लार्जेस्ट प्लांट जुपिटर है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट वो मरकरी है, और हॉटेस्ट प्लैनेट्स वेनस है, ड्यू टू इट्स थिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रोक ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट्स है जो गर्मी लेकर आते हैं मौसम के अंदर, उसकी वजह से ये ज्यादा हॉटेस्ट प्लांट है। ठीक हो गया। तो ये वो चीजें हैं, जो नॉन एज ए मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, उसको भी वेनिस हम कहते हैं। तो ये इसके डिफरेंट पॉसिबल एमसीक्यूज इससे बन सकते हैं। हाउ मेनी जनरल सीट्स आर देयर इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, जो पाकिस्तान की पहले नेशनल असेंबली थी उसमें जो जनरल सीट्स थी ना, वो 272 थी, और 342 टोटल थी। ठीक हो गया। फिर ये 2000 जो 24 का इलेक्शन हुआ है, इसमें ये नंबर ऑफ सीट्स को चेंज किया गया। अब जनरल सीट्स हमारे पास 266 है, और जो है टोटल सीट्स हैं 336, और जो रिजर्व सीट्स हैं वो 10 है, और जो माइनॉरिटीज़ की सीट जो जनरल रिजर्व सीट्स हैं वो मैंने को 60 है, और जो माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं वो 10 है। ये जब मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ाया, उसमें मैंने चारों प्रोविंस की, आज़ाद जम्मू कश्मीर की, और ये सब सीट्स मैंने आपको उधर बताई थी, तो ये वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है। पंजाब repealing and removal of difficulty ordinance 2022 was promulgated to curtail the power of chief मिनिस्टर की, कर्टेल पावर्स को ये ऑर्डिनेंस लेकर आया गया था। ऑर्डिनेंस होता है टेम्परेरी लॉ, और जो एक्ट होता है वो परमानेंट लॉ होता है। वो जो आपका मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट है, वो उसको उसके ऊपर बहस करती है, वोटिंग होती है, वो पास होता है। वो पूछ लेते हैं अक्सर कि एक्ट और ऑर्डिनेंस के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक हो गया। तो जब इतना टाइम नहीं होता और इसका कानून साजी का, तो फिर ऑर्डिनेंस भी लेकर आया जा सकता है, टेम्परेरी लॉ, मुल्क की जो लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन को देखते हुए। तो ये उस वक्त का करंट अफेयर था, तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये।
59 की तरफ हम चलते हैं। विच कंट्री प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन मार्च 2022, यानी कि कौन से प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान को विजिट किया था। तो ये उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट थे। जब ये सेंट्रल एशियन जो कंट्री आएंगे, तो हमने इनका जो कैपिटल है वो एक दफा जरूर रिपीट कर लेना है, ठीक हो गया। बल्कि जितने भी ये कैपिटल है ना, अजरबैजान है, ठीक हो गया, काजाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, ठीक हो गया। जब ताजिकिस्तान का नाम आएगा तो वाखान कॉरिडोर को आपने रिमाइंड करना है, यानी कि जो जो चीज़ें पढ़ाई हुई हैं उनको आपने यहाँ पर अपने, जब आपने इसको प्रिंट ले लें और फिर आगे सामने इसकी चीज़ें लिख लें आप, ताकि रिपीट होती रहें, दोहराते रहें। और जैसे ही कोई एमसीक्यू जब आएगा तो आप उसको फौरन पिक कर लेंगे। तो यहाँ उज्बेकिस्तान के उन्होंने विजिट किया था। तो उज्बेकिस्तान में हमारा क्या है, ताशकंद। और ताशकंद का जो पैक्ट है वो भी आपको याद होना चाहिए, 1965 का। वो भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। द यूरो करेंसी वाज लॉन्च, जनवरी 1999 में ये लॉन्च हुई थी। और 20 कंट्रीज ये यूज कर रहे हैं। और इसका जो हेड क्वार्टर है, यूरो कमर्शियल जो सेंट्रल बैंक है, वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर है, ठीक हो गया। और इसकी करेंसी है EUR, इसको हम लिखते हैं। 1 जनवरी 2002 को जो है यूरो नोट्स एंड कॉइन इंट्रोड्यूस करवाए गए, और जो यूरो था वो लॉन्च करवाया गया 1 जनवरी 1999 को। तो अब ये तो पूछ लिया गया कि यूरो करेंसी कब लॉन्च की गई, ठीक हो गया। अब वो इंट्रोड्यूस, जो इसके नोट्स एंड कॉइन है वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया, 1 जनवरी 2002 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जर्मनी के अंदर है, फ्रैंकफर्ट के अंदर है। और इसको अब जो करेंसी यूज कर रहे हैं वो 20 कंट्रीज यूज कर रहे हैं, जो यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल है। वैसे तो 28 कंट्रीज हैं, तो उसको जो शामिल यूज कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटिनोपॉल फेल इनटू द इन द हैंड ऑफ द मुस्लिम, यानी कि जो कुस्तुनिया जिसे हम कहते हैं उर्दू के अंदर, ये मुसलमानों के हाथ कब लगा, ये 1453 में, ठीक हो गया। और फिर इसका नाम क्या रख दिया गया, अब इसको हम इस्तंबुल कहते हैं। अब इसको क्या कहते हैं, इस्तंबुल कहते हैं, ठीक हो गया। और इसको जो फतह किया था, जो इसको कंकर्ड बाय महमद II, इन्होंने कंकर्ड किया था 29 मई 1453 को, इन्होंने इसको कंकर्ड फतह किया था। और जिनसे लिया था वो थे बेजेंटाइन अम्पायर थी वो, ठीक हो गया। और जो उनके लास्ट बेजेंटाइन एम्परर थे वो कॉन्स्टेंटाइन्स 11 प्लाई प्लाई प्लायोलोगस थे वो। और इनका नाम कॉन्टाइन 11 प्लायोलोगस उनका नाम था। और जो इनके लास्ट बादशाह थे, आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट कॉन्स्टेंटानीपॉल बिकम द कैपिटल ऑफ ऑटोनोमन एम्पायर, यानी कि जो सल्तनत उस्मानिया थी उनका ये कैपिटल बना दिया गया। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ इसकी शेयर कर दी है। फ्रुक्टोज शुगर इज नॉन एज, जो फ्रुक्टोज शुगर है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। जो जो ये फ्रुक्टोज शुगर होती है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स उसको हम कहते हैं। साइंटिफिकली फ्रुक्टोज इज ए मोनोसैकेराइड्स, नॉट एन अदर नेम ऑफ मोनोसैकेराइड्स। इट इज आल्सो कॉमन कार्ड ए फ्रूट शुगर, इसको फ्रूट शुगर भी कहते हैं। बट सिंस फ्रूट शुगर इज ए नॉट अमंग द ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो इसको जो मोनोसैकेराइड्स जो इसका नाम है, इसका अदर नेम है, तो हम इसको ये चूज करेंगे। अच्छा, इसका फार्मूला है केमिकल C6H12O6 है। और जो फ्रक्टोज है उसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। और जो ग्लूकोज है उसको हम ब्लड शुगर कहते हैं। जो जो सक्रोज है उसको हम टेबल शुगर कहते हैं। जो लैक्टोज है उसे हम मिल्क शुगर कहते हैं। जो माल्टोज है उसे हम माल्ट शुगर कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगला जो पेपर आएगा उसमें एज इट इज ये तो नहीं, फ्रक्टोज तो नहीं पूछा जाएगा। तो उसमें ये भी पूछा जाता है, जा सकता है कि जो मिल्क के अंदर शुगर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको लैक्टोज कहते हैं, ठीक हो गया। और जो माल्ट शुगर है उसको क्या कहते हैं, माल्टोज कहते हैं। जो ब्लड शुगर है उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। तो ये भी हम इसके साथ जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो भी हम इसको देख लेंगे। अब जिस तरह के ये OIC का क्वेश्चन हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया था कि ये 1969 के अंदर, क्योंकि जो इसका करंट जनरल सेक्रेटरी है वो चड से है। तो ये पूछा हुआ था कि जो इसका जो करंट जनरल सेक्रेटरी है वो किस कंट्री, अफ्रीकन कंट्री चड से है, ठीक हो गया।
तो अब ये भी इसी पेपर के अंदर ये भी पूछा हुआ है कि ये कब फाउंडेड हुई। तो मैंने इसमें बताया कि इसका ओरिजिनल नेम क्या था, कब इसका नाम चेंज किया गया था, उसकी रीजंस क्या थी। तो ये 25 सितंबर 1969 को ये एस्टैब्लिश हुई थी, फाउंडेड हुई थी। और इसकी रीजंस क्या थी? ऑर्सन अटैक ऑन अल अक्सा मॉस्क इन यरूशलेम, 21 अगस्त 1969 को जो अटैक हुआ, ठीक है, आतिशी अटैक जो हुआ उसके ऊपर, उसके बाद ये बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर जद्दा के अंदर है। 57 जो कंट्रीज हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। विटामिन, ये विटामिन में बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। विटामिन B6 इज आल्सो नोन एज ए पेरिडॉक्साइन, इसको हम कहते हैं। पेरिडॉक्साइन इसका नाम है। अब जैसे कल मैंने आपको बताया था, जो B और C विटामिन है ये वाटर सोलेबल्स हैं, यानी कि ये पानी के अंदर घुल जाते हैं, और ये जमीन, ये जिस्म के अंदर स्टोर नहीं होते। ये आपको डेली लेने पड़ते हैं, ठीक हो गया। और जो ए है, डी है, ई है, के है, ये अगर लंबे अरसे तक ना भी लें तो इससे हमारा गुजारा होता है, क्योंकि ये जिस्म के अंदर इंसान के स्टोर हो जाते हैं। तो हम विटामिन B6 की बात कर रहे हैं। ये इसका फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन ए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। और ये सोर्स मीट, नट और फिश इसका सोर्स है। डेफिशिएंसी अगर हो तो इसमें एनीमिया हो सकता है, और स्किन ऑर्डर्स यानी कि स्किन के प्रॉब्लम्स आपके हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो in accounting non-profit organization, the sale of old newspaper in generally considered as a revenue income। यानी कि अगर आपने ओल्ड, या उसकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपने ओल्ड न्यूज़पेपर सेल के किए हैं, तो ये क्या होगा? उसके इनकम होगा, ठीक हो गया, रेवेन्यू इनकम होगी, उससे उसको अपने एक्सपेंस रन करने में मदद मिलेगी। When इंदिरा गांधी imposed emergency in India 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई। और इसमें क्या था? उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, और जो प्रेसिडेंट थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। इमरजेंसी जो थी वो 21 मंथ तक लगी रही, और 21 मार्च 1917 को इमरजेंसी क्या हो गई? खत्म हो गई। Chinese foreign minister attended the OIC foreign minister meeting 2022 as a special guest. His name was Wang Yi। Wang Yi इसका नाम था, जिन्होंने 2000, क्योंकि ये पेपर 2022 का है, तो उस वक्त का ये करंट अफेयर थी। सीज फायर लाइन एस्टेब्लिश बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये बहुत बार हो चुका है। 1949 के अंदर कराची पैक्ट के मुताबिक के जरिए हुई है। और अभी हमने जो डिस्कस किया था कि जो यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर मिलिट्री ग्रुप आया, उसको उनकी निगरानी में, और जो उनके थे रिप्रेजेंटेटिव यूके से। तो ये पहला एमसीक्यू से हमने ये डिस्कस किया। तो करेक्ट आंसर इज गया 1949, सीज फायर बिकम इफेक्टिव 1 जनवरी 1949। सीज फायर लाइन को अब लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। 1971 के बाद जो शिमला पैक्ट हुआ हमारा, और डिमार्केटेड अंडर द कराची एग्रीमेंट ऑन 27 जुलाई 1949, ठीक हो गया। जो कि कराची पैक्ट के जरिए ये माहिदा हुआ था। What is the define as the minimal point of soil moisture the plant requires? यानी कि कम से कम जो मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है जमीन में प्लांट को जिंदा रहने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो अब जरूरी नहीं कि विल्टिंग पॉइंट ही दोबारा पूछा जाए। मिनिमम सॉइल मॉइस्चर रिक्वायर्ड फॉर ए प्लांट सर्वाइवल इज कॉल्ड ए विल्टिंग पॉइंट। फील्ड कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द सॉइल आफ्टर एक्सेस वाटर हैज ड्रेन अवे, ठीक हो गया। जो जो एक्सेस वाटर है वो ड्रेन अवे हो चुका है, अब जो रिमेनिंग वाटर है सॉइल के अंदर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फील्ड कैपेसिटी। और फील्ड कैपेसिटी और जो विल्टिंग पॉइंट है उनके दरमियान जो होता है उसे हम कहते हैं अवेलेबल वाटर। वाटर बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड ए परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दैट प्लांट कैन यूज इज कॉल्ड अवेलेबल वाटर। और उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? वाटर हेल्ड टू टाइटली बाय सॉइल पार्टिकल्स फॉर प्लांट टू ऑब्जर्व इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यानी कि हमें एक चीज मिल गई, अब हमने उसके ऊपर बस नहीं कर देनी, उसके जो दूसरे भी पॉइंट्स हैं उसका भी हमें पता हो सकता है कि अगले पेपर में हमसे वो पूछा गया हो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट
असॉर्टमेंट वाज गिवन। तो मेंडल ने दिया था जी। ये कौन था? ये फादर ऑफ जेनेटिक्स था। इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं जब हमने पढ़ा थी एवरीडे साइंस। ठीक हो गया, ये बताया था मैंने, फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ही प्रपोज द थ्री लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट विद ए पी प्लांट्स, यानी कि मटर के उसके ऊपर जो इन्होंने तहकीक की। और पिज्म सेटिवम इसको हम कहते हैं साइंसी नाम। हिज रिसर्च वाज पब्लिश इन 1866। और पी प्लांट्स के ऊपर जो इसने रिसर्च की, इसने मेंडल ने थ्री लॉज दिए: लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ असॉर्टमेंट का उसने पूछा है कि इसने दिया है। तो जब हमें ये तीनों पता है, हो सकता है लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछ ले अगली बार, या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछ ले, या पूछ ले कि इसने का जो रिसर्च है वो कब पब्लिश हुई है। ठीक है, ये पूछ ले जो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ठीक हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर डिड एंजीला मार्कल सर्व एज द चांसलर ऑफ जर्मनी, यानी कि जो जर्मनी का जो सदर होता है ना, प्रेसिडेंट जो होता है, उसको चांसलर का नाम दिया जाता है वहाँ। ठीक हो गया, तो ये खातून थी और इन्होंने 16 ईयर सर्व किया। ये फर्स्ट फीमेल चांसलर थी जर्मनी की हिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने 2005 से 2001 के दरमियान सर्व किया, यानी कि 16 साल इन्होंने सर्व किया। जब भी हम टेलीविजन ऑन करते थे तो हम इसी का नाम सुनते थे। तो मैं ये समझता था कि शायद ये परमानेंट है, यानी कि जैसे होता है एक उसे अब क्या कह लें कि मोनार्ची के अंदर जैसे होता है कि वो ताहयात होता है। पर ऐसा नहीं है, वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है। अब उनके जो चांसलर हैं वो अब चेंज हो चुके हैं। पाकिस्तान इज ऑन विच लिस्ट ऑफ एफटीएफ कंट्री, यानी कि 2022 में ना पाकिस्तान वाइट लिस्ट से आ गया था, ग्रे में। वो डर लगा रहता था, हम डेली जब भी न्यूज चैनल ओपन किया ऐसा लगता था कि जी ये ग्रे से ब्लैक में ना चला जाए। तो ये जो एफटीएफ है ना, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, और जो स्टैब्लिश की गई 1989 में। जो जी सेवन कंट्रीज भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है, ग्रेट सेवन कंट्रीज, जो बड़े इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका परमानेंट हेड ऑफिस नहीं है जी 7 का। तो इसका जो एफ ए टी एफ है, इसका जो हेड ऑफिस पेरिस के अंदर है। इसका पर्पस क्या था? जो मनी लॉन्ड्रिंग है और जो टेररिज्म के लिए जो फाइनेंसिंग होती है, उसको रोकना। ठीक हो गया, तो पाकिस्तान का जो करंट स्टेटस है ना, अब वो वाइट लिस्ट है। ठीक है, प्लेस ऑन 2018 में इसको ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया था उन्होंने, और ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ कंडीशंस दी, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की, और हम ग्रे लिस्ट से 21 अक्टूबर 2022 को हम उधर से रिमूव हो गए। ब्लैक लिस्ट कंट्री जो इसके अंदर है, वो ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, म्यांमार है, जिसे पहले बर्मा कहते थे। तो ये इसके ब्लैक लिस्ट कंट्रीज हैं। द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड, ये बहुत दफा हो चुका है, 1944 के अंदर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। और ये इन्होंने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया था वो जंग अजीम के बाद किया था। 27 दिसंबर 1945 को। जो इसका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। और ये भी पूछा भी हुआ था पेपर के अंदर कि यूएसए का कैपिटल कौन सा था, वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है, और ये इसको पर जो काम किया था, जो इसकी फाउंडेशन थी, जो इसकी ड्राफ्टिंग है, वो की थी जीरोक्स वाइट ने, और जॉन मैनर्ड केन्स ने इसकी की थी। जुलाई 1944 को ये स्टैब्लिश हुआ, और फाउंडेड का हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू हेमस्फेयर में, यूएसए के अंदर ये जगह वाकया है। तो ये वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ का जो है वो कॉमन ही इंट्रोडक्शन है। हाउ मैनी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वर असैसिनेटेड, तो चार जो इनके प्रेसिडेंट है ना वो कत्ल हो चुके हैं। सबसे पहले थे अब्राहम लिंकन। ये 14 अप्रैल 1865 को डाइड, उनको ऊपर अटैक किया, और 15 अप्रैल को ये फोत हो गए। जो एसिन्स थे इनके एसेसिन, वो थे जॉन विल्क्स बूथ थे जिन्होंने इनका कत्ल किया। जेम्स ए गैरफील्ड, ये शूट हुए थे 2 जुलाई 1881 को, और 19 सितंबर 1881 को इनकी डेथ हो गई। जो एसेसिन थे इनके, वो थे चार्ल्स जे गोइटियो। थर्ड नंबर पर थे विलियम मैककेनले थे, और इनको शूट किया गया 6 सितंबर 1901 को, और डाइड हुए ये 4 सितंबर 1901 को। और लियोन इनके असेसिन थे। जॉन एफ कैनेडी, ये बहुत फेमस है क्योंकि ये हमारे यानी कि हमारे टेन्योर के तो नहीं आप कह सकते इसे। असैसिनेटेड ये हुए 22 नवंबर 1963 को, यानी कि लास्ट जो है जिनका मर्डर हुआ।
और प्लेस था टेक्सास, और ऑफिशियली आइडेंटिफाई असेसिन, जो इनका असेसिन था वो था ली हार्वे ऑसवाल्ड था। तो ये चार जो इनके सदर गुजरे हैं अमेरिका के, जिनको कत्ल किया गया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिपिक्ट्स, ठीक हो गया। जो इनकम और एक्सपेंडिचर है, अगर इकोनॉमिक्स में देखें हम इकोनॉमी के, तो ये बजट डेफिसिट को शो करते हैं। यानी कि हमारे इनकम अखराजात ज़्यादा है, इनकम हमारी कम होती है। डेफिसिट कहते हैं खसारे को, सरप्लस कहते हैं जो कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, ठीक हो गया। तो जो फिजिकल डेफिसिट है, जो बजट डेफिसिट है, सॉरी, बजट डेफिसिट के लिए हम ये वर्ड को यूज़ करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एचपी प्रोसेस ऑफ फूड एंड वेजिटेबल मीन्स, एचपी प्रोसेस होता है हाई प्रेशर, ठीक हो गया, जिसमें इनको जो फ्रूट्स हैं और इनको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक हो गया। एक टेक्नोलॉजी है, इसको कहते हैं एचपी प्रोसेसिंग ऑफ फूड। एचपी स्टैंड फॉर हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, आल्सो कॉल्ड पास्कलाइजेशन, ठीक हो गया। पास्कलाइजेशन इसको कहते हैं। इट इज ए नॉन थर्मल फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक, यानी कि फूड को नॉन थर्मल तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। प्रेशर यूज 400 टू 600 MPa or sometime up to 700 MPa. Which vitamin is best preserved by HHP? विटामिन सी को, विटामिन को बेहतर तरीके से प्रिजर्व किया जा सकता है एचपी मेथड से। एचपी मेनली हेल्प इन किलिंग ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको ये मारने में मदद देता है। विच फूड इज कॉमनली प्रिजर्व्ड यूजिंग एचपीजी? फ्रेश जूस को जो है वो बेहतर तरीके से ये प्रिजर्व कर सकता है। तो अब हमारे पास सिर्फ ये था कि एचपी प्रोसेसिंग के की इसका मतलब क्या है। अब हमने इसकी सारी डिटेल पढ़ ली है, ठीक है, कि ये क्या है, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग है, जिसको पास्कलाइजेशन भी कहते हैं। नॉन थर्मल मेथड है, इसके अंदर जो प्रेशर यूज किया जाता है वो 400 से लेकर 600 एम पास्कल तक यूज किया जाता है। और इसमें जो बेहतर जो विटामिन जिसको ये स्टोर कर सकता है वो विटामिन सी है, और जो फ्रेश जूसेस हैं उनके लिए ये ज्यादा सूटेबल है। तो 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एट लीस्ट पॉपुलेंट, यानी कि वो कौन से इसके अंदर ईंधन है जो कम आलूदगी फैलाता है, तो वो नेचुरल गैस है। सबसे ज्यादा कोयला आलूदगी फैलाता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर डीजल है, तीसरे नंबर पर पेट्रोल है, और चौथे नंबर पर नेचुरल गैस है, जो ये ऑप्शन दिए गए हैं। अब इससे क्या बन सकते हैं? मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस मीथेन होती है, इसके अंदर इसका फार्मूला होता है CH4। मीथेन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि जो नेचुरल गैस के अंदर जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है, वो मीथेन है, और मीथेन का जो फार्मूला है CH4 है। CNG का मतलब क्या है? C से फोर कंप्रेस्ड, N से फोर नेचुरल, और G से मुराद गैस। LPG क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। कोल इज द मोस्ट पॉपुलर कॉमन फॉसिल फ्यूल है, ये भी मैं बता चुका हूँ। नेचुरल गैस एमिट्स द लीस्ट CO2, यानी कि जो नेचुरल गैस है वो सबसे कम CO2 को खारिज करती है पर यूनिट ऑफ एनर्जी अमंग द मेजर फॉसिल फ्यूल्स। यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फ्यूल्स तवानाई को हासिल करने के लिए, उसमें जो सबसे कम कार्बन ओमिशन है वो नेचुरल गैस की ही है। एसिड रेन इज मेनली caused बाय सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो एसिड रेन होती है ये इससे मिलता जुलता है, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया। पॉपुलेंट ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा कोयला आलूदगी फैलाता है, दूसरे नंबर पर डीजल, फिर पेट्रोलियम, और फिर पेट्रोल, फिर उसके बाद नेचुरल गैस। तो ये MCQs आपसे नेक्स्ट पूछे जा सकते हैं। अब तो ये पूछा हुआ है। द शुगर प्रेजेंट मिल्क, अभी देखे ना, लुक लैक्टोज, अभी लैक्टोज मैंने आपको पढ़ाया है कि जो शुगर के अंदर कौन सा जो मिल्क के अंदर कौन सा शुगर टाइप्स पाई जाती है, वो लैक्टोज, ठीक हो गया। तो यानी कि ये एक MCQs जो हमने पढ़ लिया है उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं करना, ठीक है। जिस तरह ग्लूकोज अभी मैंने बताया, ब्लड शुगर इसका कॉमन नेम है, और ये फाउंड किस में पाया जाता है? ब्लड और फ्रूट्स के अंदर। फ्रुक्टोज फ्रूट शुगर कहते हैं इसे, फ्रूट और हनी के अंदर। अगर वो आपसे पूछ लेता है कि हनी के अंदर कौन सा जो शुगर है वो पाया जाता है, तो आप उसको क्या कहेंगे? फ्रुक्टोज या फ्रूट शुगर उसे कहेंगे। सुक्रोज टेबल शुगर इसको क्या? शुगर केन गन्ने के अंदर, शुगर के अंदर। मिल्क के अंदर कौन सा होता है? लैक्टोज, ये मिल्क ही पूछा हुआ है, ठीक हो गया। और
जो ग्रेन्स हैं उनके अंदर ये माल्ट शुगर और जिसे हम माल्टोज कहते हैं। तो ये शुगर की टाइप्स हैं और इनके कॉमन नेम है, और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, किस शुगर। ठीक है, हनी के अंदर कौन सा पाया जाता है, फ्रूट्स और ब्लड के अंदर कौन सा पाया जाता है, मिल्क के अंदर। तो ये वो क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, अब न्यूज एजेंसीज का पूछा जाता है कि कौन सी न्यूज एजेंसी किस मुल्क की है। तो ये कोना है। कोना इज द ऑफिशियल स्टेट न्यूज एजेंसी ऑफ विच कंट्री। तो ये कुवैत की है। ठीक हो गया। पाकिस्तान की क्या है, एपीपी। ठीक है, जब आप अखबार पढ़ेंगे ना डॉन, तो उसके अंदर अक्सर ये एपीपी का रेफरेंस दिया होता है। तो ये न्यूज एजेंसी का नाम है। इसका एब्रीवेशन है एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान। कुवैत का है कुवैत न्यूज एजेंसी। ठीक है, के यू से कुवैत, एन से मुराद न्यूज, ए से मुराद एजेंसी। ईरान, इरना, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी। ठीक है, आईआर से ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक आईआर से ईरान, और इस्लामिक रिपब्लिक एन से मुराद न्यूज, ए से मुराद एजेंसी। सऊदी अरबिया की क्या, एसपीए, सऊदीया प्रेस एजेंसी। इजिप्ट की है मीना, ये बड़ा पूछा जाता है, मीना। ठीक है, मिडल ईस्ट न्यूज एजेंसी। तुर्किया क्या है, एनाडोलू एजेंसी, ए से कहते हैं। चाइना की है जिंगुआ न्यूज एजेंसी। जापान की है कोयोडो न्यूज। रशिया की है टॉस। और जो इंडिया की है वो पीटीआई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो और भी है जो पूछी जाती हैं। तो जितनी यहाँ पर स्पेस होती है, असल में मकसद क्या होता है कि बहुत सारी तो मैंने आपको निकाल कर दे दी है, कुछ आप भी निकालेंगे, कुछ ये भी है, हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो हमारा क्या काम है कि जो चीजें हमने अभी पढ़ी हैं पिछले सेशन के अंदर, ठीक है, वो हमारी तैयार हो गई हैं। अब वही एग्जैक्ट तो नहीं पूछी जाएंगी, उससे रेलेवेंट पूछी जाती हैं। अब जब आप प्रीवियस पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो वही नहीं पढ़ने, उससे आगे भी पढ़ने हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये 6 महीने तक ये चीज़ें फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको इतना अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा कि जब भी कोई सीट्स आएंगी तो आप ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। हु इज द हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ठीक हो गया। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री थूसीडीडस, थोसीडीडस, ये फादर ऑफ साइंटिफिक साइंटिफिक हिस्ट्री है। अगर आपसे फादर ऑफ हिस्ट्री पूछ ले तो फिर आपने हेरोडोटस का नाम लेना है। फादर ऑफ सोशियोलॉजी इब्न खल्दून को कहा जाता है। हेरोडोटस रॉट द हिस्ट्रीज। ये इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हो गई कि अब वो इकोनॉमिक्स का फादर पूछ लेते हैं, एडम स्मिथ है। ठीक है क्या, इकोनॉमिक्स कंप्यूटर का फादर का पूछ लिया जाता है, जेनेटिक्स के फादर का पूछ लिया जाता है। तो जो जो जिन्होंने कंट्रीब्यूशन करवाई या जो सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, उसको फादर कहा जाता है उसका सब्जेक्ट का। तो हम साथ साथ जब किसी सब्जेक्ट के फादर को पढ़ेंगे तो एक दो फादर और सब्जेक्ट्स के भी हम डिस्कस कर लेंगे। मौलाना जलालुद्दीन रूमी वाज बॉर्न। अब जब मैंने आपको पढ़ाया था जो हमारे चारों इमाम हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा, इमाम हम्बल हैं। ठीक हो गया। और जो है इमाम बुखारी हैं, और उन्होंने क्या क्या काम किया, ये सारी डिटेल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई। तो अब इन्होंने उधर से ही पूछ लिया है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी वाज बॉर्न, ये कब कहाँ पैदा हुए। तो ये बाल्ख में पैदा हुए थे। ये कहाँ है बाल्ख, ये अफगानिस्तान के अंदर है। ठीक है, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। ठीक है, ये 1207 में पैदा हुए थे, 1207 में अफगानिस्तान के अंदर पैदा हुए थे। और कौन सा सिटी था जी, बाल्क सिटी था। ठीक हो गया। रूमी इज बरीड इन ए कोनिया। कोनिया किधर है जी, तुर्किया के अंदर है। 1273 में इनकी डेथ हुई थी। रूमी मास्टरपीस बुक का नाम था मसनवी। मसनवी इनके बुक का नाम था, और मैथनवी भी इसको कहते हैं। रूमी वाज रिनोन्ड पर्शियन पोइट एंड सूफी मिस्टिक, यानी कि ये फारसी के शायर थे। तो अब ये मौलाना साहब के बारे में जो इन्होंने बुक लिखी, ये पैदा कब हुए, डेथ कहाँ हुई, अब ये कहाँ दफन है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ से रिव्यू कर लिया। हु पेंटेड द मोनालिसा। देखोगे मुजस्मा मोनालिसा का किसने पेंटेड किया था। लियोनार्डो लियोनार्डो डी वेंसी ने इनको किया था। अब लियोनार्डो डी वेंसी कहाँ से बिलोंग करते हैं जी, ये इटली से बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया। और जो ये मुजस्मा रखा रखा गया है लोवरी म्यूजियम पेरिस के अंदर रखा गया है। लियोनार्डो वेंसी वाज इटालियन रेनाइसेंस आर्टिस्ट थे ये। विच, और इन्होंने और क्या काम किया, द लास्ट सुपर। ठीक हो गया, ये इन्होंने पेंटेड किए। विच फेमस है मॉरल वाज पेंटेड, उसका नाम क्या था, द लास्ट सुपर।
तो ये इनसे मुतल्लिक काम है। इनका ताल्लुक कहाँ से था? इटली के साथ था, जो इन्होंने ये मोनालिजा मुजस्मा जो इन्होंने पेंट किया है। ये कहाँ पर है मोनालिजा पेंट? ये म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, पेरिस के अंदर। पेरिस की तरह ये फ्रांस का कैपिटल है, ठीक हो गया। और ये किस दरिया के किनारे है, ये भी मैंने कल आपको बताया था। अब हु पेंटेड द सीलिंग ऑफ द सिस्टाइन चैपल? सिस्टाइन चैपल ये चर्च है, वो जो उसकी सीलिंग है, छत है, वो किसने पेंट की थी? वो मिचेल एंजिलो ने पेंट की थी। ये लिखा हुआ है बी ऑप्शन। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन चेंज कर देता, पेंटेड द सीलिंग ऑफ सिस्टाइन चैपल, तो वो आप क्या करते? मिचेल एंजिलो, इसको टिक करते, मिचेल एंजिलो। टू विच कंट्री डिड क्रिस्टोफर कोलंबस बिलोंग टू? अब वो किससे ताल्लुक रखता था? ये भी इटली से ताल्लुक रखता था। क्रिस्टोफर कोलंबस वाज इटालियन बर्थ। ठीक है, 1492 में वाइच वाज स्पॉन्सर्ड बाय स्पेन, और ये 1492 में इन्होंने अमेरिका ये पहुंच गए थे, ठीक हो गया। और जो वास्को डो गामा थे, वो इंडिया का पहुंचे थे 1498 में। अच्छा, इससे ही रेलिवेंट है जो मैजिलियंस है। मैजिलियन कौन है? इन्होंने पूरी दुनिया का सबसे पहले बहरी चक्कर लगाया था, नेविगेशन, ठीक हो गया। इन्होंने एक्सपीडिशन जो स्टार्ट की थी, जो बहरी सफर स्टार्ट किया था दुनिया को चक्कर लगाना, वो 1519 में किया था, और ये 1522 में कंप्लीट हो गया था। इसने नहीं किया था, 1521 में फोत हो गया था इसी सफर के दौरान, ठीक हो गया। तो जो जॉन इल्कैनो था, उसने इसको कंप्लीट किया था 1522 के अंदर। तो इसमें कितने एमसीक्यूज बनेंगे भाई? एक तो क्रिस्टोफर कोलंबस का मैंने बता दिया कि ये इटली से इसका ताल्लुक था, 1492 में ये अमेरिका पहुंच गया था। वास्को डा गामा 1498 में इंडिया पहुंचा था। और ये जो मैजिलियंस था, ये ये पहला इंसान था जिसने बहरी चक्कर लगाया था दुनिया के गिर्द, ठीक हो गया। 1519 से 1522 का टेन्योर था, पर ये डेथ हो गया था। तो जॉन एल्केनो ने है कि कैनो ने ये चक्कर पूरा किया था 1522 के अंदर। चोलिस्तान डेजर्ट आल्सो कॉल्ड रोही डेजर्ट, बहावलपुर का डेजर्ट है। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये इससे क्या, वहाँ जब भी आप जाएं तो किला दिरावड़ का आपने नाम सुना होगा। दिरावर फोर्ट इज चोलिस्तान, ठीक है, जीप रैली होती है। चोलिस्तान डेजर्ट को रोही डेजर्ट कहते हैं, ये पंजाब के अंदर है। और ये जो किला द्रावड़ है ना, ये राय जज्जा भट्टी ने 9वीं सेंचुरी के अंदर इसको इनिशियली तैयार करवाया था। और फिर जो अब्बासी नवाब है भावलपुर के, ठीक हो गया, पार्टीशन तक वही नवाब रहे, उन्होंने इसको रिबिल्ट और एक्सपेंड करवाया। और इसके इर्द गिर्द जो बुर्ज नजर आते हैं ना, वो 40 है उनकी तादाद, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। और जो पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, जब मैंने आपको पढ़ाया, तो वो थर्ड डेजर्ट है, केपी के वाहिद है जहाँ पर कोई डेजर्ट नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर खारान है, ठीक हो गया। गिलगित बल्तिस्तान का डेजर्ट हमने डिस्कस किया, पंजाब का डेजर्ट हमने डिस्कस किया, सिंध का डेजर्ट को हमने डिस्कस किया, ठीक हो गया। तो ये लार्जेस्ट डेजर्ट क्या है? थर्ड डेजर्ट है पाकिस्तान। विटामिन के बहुत सवाल हमने पढ़ चुके हैं। प्रोटीन प्रेजेंट इन एग yolk इज रिच इन टोकोफिरॉल, ठीक हो गया। तो ये विटामिन लिखे हुए हैं सारे, विटामिन ए बी सी डी, इनका केमिकल नेम टोकोफिरोल्स, ठीक हो गया। और इसका जो मेन फंक्शन है क्या है? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो विटामिन की है, टी है, जिसको हम, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए आता है, ठीक है। और उनके जिस तरह विटामिन B1 थायामाइंस, इसका केमिकल नेम है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए ये बेस्ट होता है। तो इन विटामिन्स के केमिकल नेम और इनका मेन फंक्शन क्या है, इनके सोर्स क्या है, ठीक है। अगर ये हम यूज ना करें तो कौन सी बीमारी लग जाती है, तो ये बार बार मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ और ये डिस्कस भी हो चुके हैं। द वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज 12,000, 1000 ही है ना, हाँ 12,000। ईच ईयर इज डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू कम होना, 5% डेप्रिशिएट कम हो जाती है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द आर्टिकल आफ्टर 4 years? तो इसका ये फार्मूला है, ओरिजिनल वैल्यू जरा 1 - यानी कि जितनी डेप्रिसिएशन हो रही है, डिवाइडेड बाय 100, और एन है कितने साल, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा 5%, 5% ही है ना, तो 0.05। और ये ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 12,000। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना कैलकुलेट से, तो ये आएगा 97,000, 9,000
774। ठीक हो गया। 87, द स्ट्रेंथ ऑफ क्लास इज 6000 इन 1994। 1994 में एक क्लास की ना तादाद है 6000। ठीक हो गया। और व्हाट वाज द एनरोलमेंट इन 1970। अब हमने देखना है कि 1970 में इसकी इनरोलमेंट, यानी कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है 1994। और जो पास्ट है वो था 1970। ठीक हो गया, यानी कि 24 साल का डिफरेंस है। वो कहता है कि 1994 में ना 6000 बच्चे हैं, 6K। इसमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। आगे वो क्या कहता है, इफ इनरोलमेंट वाज डबल आफ्टर एवरी 8 ईयर्स। यानी कि जो 24 साल है इसको उसने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। यानी कि 24 को 8 डिवाइडेड बाय 24, तो ये क्या है, 3। ठीक हो गया। तो पहले 8 साल में बच्चे डबल हो गए, उससे अगले 8 साल में भी डबल हो गए, उससे 8 साल में भी डबल हो गए। अब हमारे पास क्या है, 6000 बच्चे हैं 1994 में। तो इसको 2 से तकसीम करेंगे, कितना आ जाएगा, 3000। ठीक हो गया, यानी कि 8 साल हम पीछे चले गए। फिर 3000 को 2 पे तकसीम किया, यहाँ हम 8 साल पीछे चले गए। अब यहाँ हम कितने पीछे चले गए, 16 साल पीछे चले गए। 1500 को जब हमने फिर 2 पे तकसीम किया, 750, फिर हम कितने पीछे चले गए, 24 साल पीछे चले गए। 24 साल पीछे जाने का क्या मतलब है, हम 1970 में चले गए। तो 1970 में कितने बचे थे, 750। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट। अच्छा, ये जो 88 एक क्वेश्चन है, इसकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो इस वजह से ये सॉल्व नहीं हो सका। इन ए पावर पॉइंट द हेडर एंड फुटर buttons can be found on the insert tab in which group। तो ये होता है टेक्स्ट ग्रुप के अंदर होता है। ठीक हो गया, ये ऑप्शन। अच्छा, अब शॉर्ट कीज आपने याद करनी है इसकी, जो होती हैं पावर पॉइंट के अंदर यूज होती हैं। कंट्रोल एम से न्यू प्रेजेंटेशन आ जाती है, कंट्रोल ओ से ओपन होता है। ठीक है, सेव होता है, कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड आ जाती है। ठीक है, ये न्यू प्रेजेंटेशन, एम से स्लाइड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट स्लाइड आ जाती है। F5 से आ जाता है स्टार्ट स्लाइड शो। शिफ्ट प्लस F5 स्टार्ट फ्रॉम ए करंट स्लाइड। ESC, ये जो बिल्कुल लेफ्ट पे एक बटन होता है, इससे एंड स्लाइड्स शो हो जाती है। तो ये शॉर्ट कीज है प्रेजेंट, जब आप पावर पॉइंट्स को यूज करते हैं। तो ये कीज जब तक आपको समझ नहीं आएगी, जब तक आप कंप्यूटर को ऑन करके एक दफा उनको ट्राई नहीं कर लेते। ऑस्टियोमेलिसा इज काज द डेफिशिएंसी, किससे हुआ है, 1000 दफा बता चुका हूँ, विटामिन डी से। ठीक है, बच्चों को क्या होता है, रिकेट्स की बीमारी होती है। और बड़ों को क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया होता है इससे। ठीक है। तो ये मैंने फिर वही चीजें दोबारा देखे नहीं। विटामिन, अगर ये नहीं है आपके पास, विटामिन ए नहीं है, तो नाइट ब्लाइंडनेस है। विटामिन B1, बेरी बेरी की बीमारी होती है, वो लग जाती है। विटामिन सी से स्कर्वी है। विटामिन ई से न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम है। विटामिन के से क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक हो गया। विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है इसका केमिकल नाम है। कैल्सीफिरॉल है, विटामिन डी है। ठीक हो गया। टोकोफिरॉल है, विटामिन ई। ठीक है। विटामिन विटामिन B9, फॉलिक एसिड। ठीक हो गया। और विटामिन ए, रेटिनॉल। तो इनके केमिकल नेम और इनसे क्या प्रॉब्लम है, और ये इनके सोर्स क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। ये पेपर में लाजमी पूछे जाते हैं। एक दिन, एक नहीं तो दो, दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में। क्योंकि जब तक आपकी जॉब नहीं आएगी, जब तक आप जॉब नहीं गेन करेंगे, तो आप ये चीज़ें पढ़ते रहेंगे और इनको जुबानी याद रखेंगे। हाउ मैनी मेंबर्स आर सार्क। अब इसको 1985 में बनी थी, 2007 में अफगानिस्तान ने ज्वाइन किया था, उससे पहले ये 7 थे। अब इसके 8 मेंबर हैं, ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ पहले। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, द लेटेस्ट मेंबर ऑफ सार्क कौन सा है, अफगानिस्तान है। ठीक है, ये सारे 8 के 8 मेंबर लगे लिखे हुए हैं। 8 दिसंबर 1985 में बनी है। ठीक है, जिसका सेक्रेटरी जनरल है वो रोटेट होता रहता है। पाकिस्तान में आई थिंक 2 दफा बना है सेक्रेटरी जनरल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और हेडक्वार्टर इसका खटमंडो के अंदर है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हम पहले बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। If US nation sanctity of human life
आल्सो कॉल्ड राइट टू लाइफ डे 2002 वाज ऑब्जर्व, 22 जनवरी को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर की थी सारी चीजें, जो इंटरनेशनल डेज है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड, एक्सेल और ये पावर पॉइंट है, इसकी जो शॉर्ट कीज है ये फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। तो कंट्रोल के से ही हाइपरलिंक आ जाता है। ठीक है, हाइपरलिंक क्या होता है? कोई वेब पेज खोलना है, कोई ईमेल एड्रेस है, कोई अनदर डॉक्यूमेंट्स है, कोई लोकेशन है विद इन द सेम डॉक्यूमेंट्स, तो ये सारा जो इंसर्ट है हाइपरलिंक है, ये आपकी मदद करता है। 95 एमसीक्यूज है। हाई क्वालिटी सीएडी सिस्टम यूज द फॉलोइंग प्रिंटिंग ड्राइंग एंड ग्राफ्स, यानी कि जो बड़े बड़े नक्शे वगैरह हम जो प्रिंट करते हैं तो वो डिजिटल प्लॉटर से करते हैं। ठीक हो गया? तो सी ए डी इसको कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ए डिजिटल प्लॉटर इज यूज टू प्रोड्यूस लार्ज हाई इंजीनियरिंग ड्राइंग मैप्स, यानी कि जो घर बनाने के जो आर्किटेक्चरल प्लान्स होते हैं, ग्राफ होते हैं, जो नक्शा नवीस हमारे नक्शे वगैरह बनाते हैं, जो उनका प्रिंट लिया जाता है वो प्लॉटर से लिया जाता है। ठीक है। वाई आर द हेडर एंड फुटर्स आर यूज, यानी कि हेडर एंड फुटर्स ये होते हैं कि जब हम एम एस एक्सल इस पे वर्ड पे काम करते हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर एक लाइन नजर आ रही होती है। ठीक है, उसका मकसद क्या होता है? पेज नंबर लिख दिया। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, कोई टाइटल्स वगैरह हैं, वो यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। तो ये क्या कहता है? तो ये हेडर एंड जो फुटर्स होते हैं एमएस वर्ड के अंदर, ये अलाउ पेजर हेड एंड फुटर टू अपेयर द डॉक्यूमेंट व्हेन इट इज प्रिंटेड, यानी कि जब प्रिंट करते हैं हम तो उस वक्त जो पेज नंबर लिखे हुए हैं, जो उसके ऊपर डेट है, टाइम है, ऑथर नेम है, कंपनी नेम है, डॉक्यूमेंट टाइटल है, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगर आपने एमएस वर्ड को कभी यूज़ किया है तो ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ ये इजीली आपको समझ आ जाएंगी। अगर आपने, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि जो कंप्यूटर का जो ऑफिस है, एमएस ऑफिस जिसे हम कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एटलीस्ट आप ना एक दफ़ा कर लें, ताकि एक तो की शॉर्ट कीज याद हो जाएंगी आपको, क्योंकि ये जो कंप्यूटर है ना ये प्रैक्टिकल है। ये विदाउट प्रैक्टिकल आपको इनके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती। दी गैस कॉमनली नॉन एज ए लाफिंग गैस, जिस तरह कि अब ये है एवरीडे साइंस है, इसको रट्टा लग जाता है। अगर आप फर्ज करें साइंसेज के स्टूडेंट नहीं है तो ये चीज़ें याद हो जाती है। कंप्यूटर का जरा आपको चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, और ये डिस्कवर की थी 1712 में। जोसेफ प्रेस्ले ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। नाइट्रस ऑक्साइड N2O is commonly called a laughing gas because it can produce feeling of euphoria and reduce pain, यानी कि पेन को कम करने के लिए यूज होती है। और माइक्रोसॉफ्ट, अब ये इसकी यहाँ से ड्राई आइस भी पूछा जा सकता है। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फॉर्मूला होता है। S2 इज अ मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन, ये पहले भी बात हो चुकी है। MS एक्सेल इज यूज फॉर प्रिपेयरिंग ए स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट को प्रिपेयर करने के लिए MS एक्सेल यूज होता है। ठीक है, जिसके अंदर वो कॉलम्स एंड रो होती है, ऐसे होता है। ये कॉलम, ये मैंने शायद आपको जो पढ़ाया था कंप्यूटर, तो उस वक्त ये मैंने स्क्रीन भी शेयर की होगी आपसे। तो जी, MS एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। वर्क बुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट है। सेल क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि ये सेल है यहाँ पर रो एंड कॉलम मिल रहे हैं ये। एक्सेल फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट इक्वल साइन से, ये फार्मूला होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। MS पावर पॉइंट इज यूज फॉर प्रेजेंटेशन। MS वर्ड इज फॉर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। ठीक हो गया? तो MS एक्सेस किस लिए होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है ये। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या होता है जिसको आप टच कर सकते हैं? ठीक है, हार्डवेयर में क्या है? इनपुट्स हार्डवेयर हैं, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ये सारे इनपुट्स हैं। आउटपुट क्या है जिससे आप चीजें लेते हैं? मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है। प्रोसेसिंग CPU आ जाता है इसके अंदर। स्टोर ड्राइव्स जो है, रैम है, रोम है, ये सारी चीजें नजर आने वाली है और टच कर सकते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है? मोडेम आ जाती है, नेटवर्क आ जाता है, इंटरफेरेंस कार्ड आ जाता है, वाईफाई। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? हार्डवेयर। हाँ। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो है
वो प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन होती है जो आप कंप्यूटर को दे रहे होते हैं, जो हार्डवेयर को दे रहे होते हैं कि ये काम करें आप, उसको आप टच नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एंड्रॉयड है, डिवाइस ड्राइवर्स, ठीक है, विंडोज है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें आप याद कर लें, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब, फोटोशॉप, गूगल क्रोम, VLC, मीडिया प्लेयर, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं? C++ को आप याद करें, विजुअल स्टूडियो को आप याद कर लें। ठीक हो गया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट एंड ऑप्टिमाइज द कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें आप एंटीवायरस कंप्यूटर में जो इंस्टॉल करते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं ये, ठीक है। कंप्रेशन टूल्स जो फाइल्स को कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। बैकअप सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सब की सब चीजें क्या। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट हार्डवेयर। ठीक है, ये रैम भी हार्डवेयर, हार्ड डिस्क भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी हार्डवेयर है, सब चीजें नजर आती हैं। तो XP विंडो है, ये क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्ट साइज अवेलेबल इन ए फॉर्मेटिंग। ठीक हो गया। तो जो हम जहाँ से नंबर सेलेक्ट करते हैं, जो दिया होता है ऊपर, वो 8 से लेकर 72 तक होता है। ये ओल्डर था MS वर्जन 2003 के। ठीक हो गया। बट अब जो मॉडर्न आ रहा है 2007 एंड लेटर, यू कैन मैनुअली, हम मैनुअली उसके अंदर ना नंबर लिख सकते हैं। मिनिमम 1 तक लिख सकते हैं और मैक्सिमम 1638 तक, यानी कि जो ये आपको नजर आ रहा है इसको लिख सकते हैं। तो पहले 8 से 72 अगर ये आपको ऑप्शन दिया गया तो आप उसको टिक कर लेंगे। और जो मॉडर्न है उसके अंदर ये आ गया है। तो जो PMS का पहला पेपर है तो वो मैंने डिस्कस कर लिया है। तो असिस्टेंट लोकल गवर्नमेंट का जो पेपर है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इसी तरीके से उस MCQ से रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैंने इंक्लूड कर ली है। कल तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।